नमस्कार बच्चों, हमने पार्ट 2 पढ़ लिया था। अब हम पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर करेंगे। तो पार्ट 2 का पहला प्रश्न है, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका पीएच संभवतः क्या होगा। कोई भी विलयन लाल लिटमस को जब नीला करता है, इसका मतलब वो विलयन जो है वो क्षारीय है, क्योंकि लाल लिटमस पत्र क्षारीय विलयन में ही नीला होता है। तो विलयन अगर क्षारीय है तो उसका पीएच मान 7 से ऊपर होगा। 7 से ऊपर होगा तो इसमें 7 से ऊपर कौन सा मान है, 10, इसलिए उसका मान पीएच मान होगा 10। अगला प्रश्न है, कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा, इस विलयन में होगा HCl। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन हो जाता है। तो NaOH के इसी विलयन को 20 ml लें तो इसे उदासीन करने के लिए HCl के कितने विलयन की आवश्यकता होगी। तो अगर हम NaOH का 10 ml विलयन लेते हैं तो हमें कितना HCl चाहिए, 8 ml HCl चाहिए उसे उदासीन करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसकी मात्रा को कर दिया दुगना, यानी कि 10 से 20 कर दिया, तो अब हमें HCl भी कितना करना पड़ेगा, दुगना करना पड़ेगा उसको उदासीन करने के लिए। तो 8 का दुगना कितना होता है, 16, इसलिए इसका आंसर क्या होगा, 16 ml। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। तो आप जानते हैं कि अपच जो होता है वो एसिडिटी यानी कि अम्लता की वजह से होता है। जब HCl अम्ल ज़्यादा स्रावित हो जाता है पाचन करने के लिए तो पेट में जलन और दर्द होता है, तो उसे उदासीन करने के लिए क्षार की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो एंटासिड है औषधि, इसका उपयोग किया जाता है अपच का उपचार करने के लिए। अगला प्रश्न है, निम्न अभिक्रिया के लिए पहले लिखना है शब्द समीकरण और उसके बाद हमें उसे संतुलित करना है। तो ये जो प्रश्न है हम कॉपी में करेंगे। तो इस प्रश्न को यहाँ पर हमने कर रखा है, कैसे करेंगे। सबसे पहला प्रश्न है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल दानेदार जिंक के साथ अभिक्रिया करता है। तो तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को लिखेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस जिंक और बनेगा क्या, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ये तो हुआ इसका शब्द समीकरण। और इसका रासायनिक समीकरण लिखेंगे कि सल्फ्यूरिक अम्ल को बोलते हैं H2SO4, जिंक को बोलते हैं Zn और जिंक सल्फेट को बोलते हैं ZnSO4 और H2 हाइड्रोजन गैस। अब जब ये बनेगी तो इसको जब समीकरण संतुलित करेंगे तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, यहाँ 1, यहाँ भी 1, यहाँ 1, यहाँ, यानी अभिकारक और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या जो है वो बराबर है। इसका मतलब ये समीकरण कैसी हुई, संतुलित हुई। और हमें पता है कि किसी भी समीकरण को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना होता है, अभिकारक और उत्पाद में तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हमें बराबर करना होता है। ये प्रक्रिया हम पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं। अगर आप और समझना चाहते हैं तो पार्ट 1 का वीडियो आप दोबारा देखिए। तो यहाँ मैं इसको नहीं समझाऊंगी, यहाँ मैं सिर्फ इतना बताऊंगी कि ये संख्या और ये संख्या बराबर है, तो ये समीकरण संतुलित है। अगला समीकरण देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मैग्नीशियम पट्टी के साथ अभिक्रिया करता है। तो इसे शब्द समीकरण के रूप में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्या लिखते हैं HCl और मैग्नीशियम को क्या लिखते हैं Mg, यानी मैग्नीशियम, और बनेगा क्या, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो HCl, Mg, MgCl2 और H2। इसके बाद हम इसमें परमाणुओं की संख्या देख लेते हैं कि कितनी कितनी है, और जहाँ पर कम है वहाँ पर हम उतनी संख्या बढ़ाकर उन दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो ये समीकरण संतुलित हो गई है। अगला समीकरण देखते हैं। अगला समीकरण है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल एल्युमिनियम के साथ अभिक्रिया करती है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4, एल्युमिनियम यानी Al, एल्युमिनियम क्लोराइड यानी Al2SO4 का होल थ्राइस और हाइड्रोजन यानी H2। अब HSO4 और Al इनको यहाँ साइड में लिखकर इनके परमाणुओं की संख्या लिख लेंगे और दोनों को बराबर कर लेंगे। इस प्रकार ये अभिक्रिया संतुलित है। पहले से यहाँ पर हमने ये अभिक्रिया संतुलित कर रखी है। तीसरी अभिक्रिया देखते हैं, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लोहे के साथ अभिक्रिया करता है। तो शब्द समीकरण में कैसे लिखेंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को लिखते हैं HCl, लोहे को लिखते हैं Fe और बना क्या, फेरिक क्लोराइड और हाइड्रोजन। तो ये अभिक्रिया भी हमने संतुलित यहाँ पर कर रखी है। अगला प्रश्न देखते हैं,
अल्कोहल और ग्लूकोज में हाइड्रोजन होता है, लेकिन फिर भी इनका वर्गीकरण अम्ल में नहीं किया जाता। क्यों? क्या हाइड्रोजन आयन होने की वजह से हम अम्ल मान सकते हैं इनको? नहीं मान सकते। हम कैसे सिद्ध करेंगे? हम ऐसे सिद्ध करेंगे कि हम इस क्रियाकलाप के द्वारा हम इस अम्ल को सिद्ध करेंगे। तो इसके लिए हमें आपके पाठ में ये प्रयोग करना है, जिसमें ये वाला हमें करना है। तो इसमें हमें इस तरह से एक बीकर लेना है। ये बीकर है, आप सब जानते हैं। इस बीकर में हमने ये बैटरी सेट की है। इस बैटरी को हमने यहाँ पर ये कील लगाकर सेट किया है और इसमें हमने एक बल्ब भी लगाया है ताकि हमें इसमें पता चले कि विद्युत धारा प्रवाहित होती है या नहीं है। हम इसमें विद्युत धारा का प्रवाह करके देखेंगे। तो पहले हम HCl यानी कि अम्ल लेंगे, प्रबल अम्ल इस विलयन में, इस बीकर में भरेंगे और फिर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि स्विच ऑन करके इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित करते हैं तो बल्ब जलता है। जब हमने इसमें अम्ल भरा तो इसमें बल्ब जलता है। लेकिन जब ये प्रक्रिया हमने ग्लूकोज और अल्कोहल के साथ की तो बल्ब नहीं जलता है। इसका मतलब ग्लूकोज और अल्कोहल में विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है। इसका मतलब वो अम्ल में नहीं आता है, क्योंकि अम्लीय गुणधर्म होता है कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है आयन बनने के कारण। तो इसलिए ये चित्र आपको बनाना है और इसका उत्तर कैसे लिखना है ये हम देखते हैं यहाँ पर कि चित्र के अनुसार सबसे पहले हम बैटरी सेट कर लेंगे विलयन में और फिर हम एक बार HCl का विलयन डालेंगे और दूसरी बार हम अल्कोहल और ग्लूकोज के विलयन के साथ विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे। जब हम HCl का विलयन डालते हैं तो क्या होता है? आयन बनते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित होती है और बल्ब जलता है। लेकिन जब हम अल्कोहल या ग्लूकोज डालते हैं तो उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर आयन नहीं बनता, जिसकी वजह से विद्युत धारा भी प्रवाहित नहीं होती और विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इस वजह से बल्ब भी नहीं जलता है। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि आश्रित जल में विद्युत का चालन नहीं होता जबकि वर्षा जल में होता है। आश्रित जल क्या होता है? आश्रित जल वो जल होता है जब हम पानी को गर्म करते हैं तो उसमें से भाप बनती है। वो जो भाप बनती है उसको हम ठंडा करके जो पानी बनाते हैं उसे बोलते हैं आश्रित जल। वो बिल्कुल शुद्ध जल होता है क्योंकि भाप जो है वो शुद्ध पानी की ही बनेगी, उसमें कोई अशुद्धि नहीं होती है। तो शुद्ध होने के कारण उसमें क्या होता है? आयन नहीं बनते हैं और आयन नहीं बनते हैं तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। ये बात हम बार बार पढ़ते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह उसी विलयन में होगा जिसमें आयन बनते हैं। तो शुद्ध जल में आयन नहीं बनते हैं इसलिए विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, जबकि जो वर्षा का जल होता है उसमें अशुद्ध होने के कारण आयन बनते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित होती है। इसी तरह से जो RO का पानी होता है वो भी बिल्कुल शुद्ध होता है, इसलिए उसमें भी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल की अनुपस्थिति में अम्ल का व्यवहार अम्लीय क्यों नहीं होता? यानी कि अम्लीय व्यवहार को दर्शाने के लिए जल की उपस्थिति आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि अम्ल वायु में भी उपस्थित होता है, लेकिन जब तक वायु में उपस्थित होता है तब तक वो अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित नहीं करता। जैसे कि SO2 और NO2 ये वातावरण में उपस्थित हैं, वायु में उपस्थित हैं, लेकिन फिर भी अम्लीय व्यवहार नहीं शो करते हैं। कब करते हैं? जब ये बारिश के पानी में मिल जाते हैं, जब वर्षा होती है तो ये जल में घुल जाते हैं और अम्लीय वर्षा करते हैं। क्यों? क्योंकि आयन बनने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? जल की। तो जब आयन बनते हैं तब ये अम्लीय व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ पर हमने ये शो किया है अम्ल HCl जब ये पानी में घुला यानी H2O में तो कौन सा आयन बना? H3O यानी कि हाइड्रोनियम आयन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें हमें 5 विलयन दिए गए हैं जिसमें हमें बताना है कि कौन सा उदासीन है, कौन सा प्रबल क्षारीय है, कौन सा प्रबल अम्लीय है और कौन सा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षारीय है। इसके लिए हम एक बार फिर से pH स्केल पढ़ लेते हैं। pH स्केल क्या होती है? pH स्केल होती है, ये इस तरह की एक स्केल होती है जिसमें मान होता है 1 से लेकर 14 तक और बीच में जो मान होता है वो होता है 7। अगर कोई विलयन उदासीन है, उदासीन का मतलब ना तो अम्लीय है ना ही क्षारीय है, तो उसका pH मान कितना होता है? 7।
और अगर 7 से नीचे है तो वो विलयन कैसा कहलाएगा? अम्लीय। और अगर उसका पीएच मान 7 से ऊपर है तो वो कैसा कहलाएगा? क्षारीय। जैसे जैसे 7 से आगे बढ़ता जाएगा उसकी क्षारीयता बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे 7 से नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे उसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। तो अब जो ये विलयन दिए गए हैं इनके पीएच मान से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विलयन क्षारीय है, कौन सा उदासीन है। जैसे कि पीएच मान 7 जिसका दे रखा है वो विलयन कैसा होगा? उदासीन होगा। तो वो किसका है? डी विलयन का है। प्रबल क्षारीय विलयन कौन सा होगा? जिसका मान 14 के आसपास होगा, यानी कि 14 के पास होगा, इसके पास होगा। तो किसका मान है? 11 का। 11 किसका विलयन है? सी का। प्रबल अम्लीय यानी कि इसका मतलब उसका मान इसके पास होगा, 7 के बहुत दूर होगा। तो एक किसका है? बी विलयन का। दुर्बल अम्ल यानी कि 7 के आसपास जो संख्या है कौन सी है? 4। तो इसका विलयन कौन सा है? ए। और दुर्बल क्षारीय 9 है जिसका विलयन है ई। इस तरह से हम इस अम्लीयता और क्षारीयता का पता लगा सकते हैं। अब हम इसे आरोही क्रम में पूछा है कि आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते हुए क्रम में H+ आयन लिख कर बताइए। तो H+ आयन जो है वो अम्लीयता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे बढ़ता है। तो अम्लीयता कब बढ़ेगी? जब पीएच मान घटेगा। तो यहाँ पर पीएच मान को हमने घटते हुए क्रम में लिख दिया। 11, 9, 7, 4, 1 ये पीएच मान घटते हुए क्रम में है जैसे H+ आयन बढ़ता है। तो 11 C, 9 का E, 7 का D, 4 का A और 1 का पीएच मान का विलयन है B। इस तरह से हमारा ये प्रश्न पूरा होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। परख नली A और B में हमें ये पूछा है कि A और B में HCl और CH3COOH का विलयन भरा हुआ है। यदि हम इसके पास एक मैग्नीशियम की पट्टी जलती हुई लेकर जाते हैं तो किसमें बुदबुदाहट अधिक होगी, अधिक बुदबुदाहट के साथ जलेगी? तो देखिए, जब हम दोनों अम्ल के परख नली के पास मैग्नीशियम की पट्टी जलती हुई लेकर जाते हैं तो ज़्यादा बुदबुदाहट होगी HCl अम्ल के साथ, CH3COOH के साथ कम होगी, क्योंकि ये वाला जो अम्ल है HCl ये एक प्रबल अम्ल है, इसकी वजह से इसके साथ होगी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ताज़े दूध का पीएच मान जो होता है वो एक मिनट में प्रश्न बता देती हूँ। प्रश्न जो है हमारा, ताज़े दूध के पीएच का मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच के मान में क्या परिवर्तन होगा? अपना उत्तर समझाइए। इसका जो दूध होता है ताज़ा उसका पीएच मान होता है 6, लेकिन जब दही बन जाता है तो पीएच मान कम हो जाता है। हमें ये बताना है कि पीएच मान दही जमने पर कम हो जाता है। क्योंकि कम क्यों हो रहा है? क्योंकि दही में कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। दही खट्टा होता है, दूध खट्टा नहीं होता है। खट्टा किसकी पहचान है? अम्ल की, क्योंकि उसमें कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। तो अम्ल जैसे जैसे बनेगा वैसे वैसे पीएच मान कम होता जाएगा, उसकी अम्लता बढ़ती जाएगी, इसलिए पीएच मान कम होता है। और क्यों होता है? क्योंकि लैक्टिक अम्ल बढ़ता जाता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, एक ग्वाला ताज़े दूध में थोड़ा बेकिंग सोडा मिलाता है। तो जब वो बेकिंग सोडा मिलाता है तो ताज़े दूध का जो पीएच मान है वो 6 से बदलकर थोड़ा क्षारीय बना देता है उसको। क्यों? वो इसलिए बना देता है क्योंकि बेकिंग सोडा जो होता है वो क्षार होता है और वो लैक्टिक अम्ल को उदासीन कर देता है। उदासीन करने से क्या होता है कि दही या दूध फटता नहीं है जल्दी से, दही में बदलता नहीं है, यानी कि दूध जो है वो लंबे समय तक चलता है। इसलिए उसमें ग्वाला जो है दूध को लंबे समय तक चलाने के लिए उसमें क्या मिला देता है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। अगला हम देखते हैं कि दूध को दही बनने में, जिसमें बेकिंग सोडा मिलाया है, उस दूध को दही बनने में समय क्यों लगता है? इसलिए क्योंकि हमने बेकिंग सोडा मिलाकर किसको उदासीन कर दिया? लैक्टिक अम्ल को उदासीन कर दिया। तो लैक्टिक अम्ल को अब दोबारा से बनने में टाइम लगेगा। तो जब वो दोबारा से बनने में टाइम लगेगा इसलिए दही को भी जमने में टाइम लगेगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो वायुरोधी बर्तन में क्यों रखा जाता है? एयर टाइट बर्तन में क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में जो नमी होती है, जो पानी की बूंदें होती है, प्लास्टर ऑफ पेरिस उसको सौंख लेता है और क्या बना देता है? जिप्सम बना देता है, यानी कि कठोर हो जाता है, पत्थर की तरह हो जाता है। इसलिए हमें उसे क्या करना चाहिए? वायुरोधी या एयर टाइट बर्तन में रखना चाहिए, जिससे वो हवा में
जो पानी है उसको ना सोखे और कठोर ना बने। अगला प्रश्न, यहाँ हमने इसकी अभिक्रिया भी लिखी है। यहाँ हम देख लेते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होती है। हम ये पार्ट 1 में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल क्षार के प्रभाव को और क्षार अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है। ये दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देते हैं और बनता क्या है, इस अभिक्रिया में बनता है लवण और जल। यहाँ पर इसके हमने 2 उदाहरण दिए हैं, NaOH + HCl, NaCl + H2O, और यही प्रक्रिया KOH और HNO3 से करवाई है तो बना KNO3 और H2O। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के 2 उपयोग लिखने हैं। सभी जानते हैं धोने का सोडा तो सोडा है तो क्या काम आएगा, घरों में साफ़ सफाई के लिए। इसके अलावा इसका उपयोग होता है कांच, साबुन और कागज़ उद्योग में इसका उपयोग होता है। इसी तरह से खाने का सोडा, बेकिंग सोडा सब जानते हैं कि जब हम खाना बनाते हैं तो खस्ता बनाने के लिए या फुलाने के लिए हम बेकिंग सोडा डालते हैं। इसके अलावा हमारे पेट में जब जलन हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, तो उसको कम करने में भी बेकिंग सोडा उपयोग होता है और खस्ता पकौड़ा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इस प्रकार आज हमने पार्ट 2 के प्रश्नोत्तर कर लिए हैं। आपको वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें।